Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to another video of our video series CMR 2017 Examination Perspective. And in this video we are going to discuss chapter number 2, that is regulation number 3 to 9, which concerns about returns, notices and records. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, please like and share with your friends, and if you want to contact me, you can WhatsApp me on this number and please like my Facebook page, that is Mining Mirror. सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के ऊपर जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला था थोड़ा सा डिले हो गया मेरे को, तो कोई बात नहीं, हम लोग जितना जल्दी हो सके, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 2, रिटर्न, नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स. तो फर्स्ट, नोटिस ऑफ द ओपनिंग, दैट इज रेगुलेशन नंबर 3. कोई भी माइंस ओपन करने के लिए जो नोटिस हम लोग देते हैं उसी के ऊपर ये रेगुलेशन है. तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन, हु शैल गिव नोटिस टू हुम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन. मतलब माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कौन किसको नोटिस देगा कि हम लोग अभी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर देंगे नोटिस. किसको? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, द कंट्रोलर IBM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. यहाँ पे एक चीज़ मैं गौर करना चाहूँगा, सबके नज़र में लाना चाहूँगा कि यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर माइंस तो है, लेकिन यहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर माइंस क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ पे जो नोटिस हम लोग भेजते हैं वो रीजनल इंस्पेक्टर को नहीं जाता है, लेकिन जो नोटिस हम लोग चीफ इंस्पेक्टर माइंस, द कंट्रोलर IBM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे उसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को जाता है. उसको हम लोग और एक आने वाला क्वेश्चन में देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस टू बी गिवन बिफोर माइनिंग ऑपरेशन कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द एक्ट. जो नोटिस हम लोग देते हैं माइंस ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो 1952 जो हम लोग का माइंस एक्ट है उसका कौन सा सेक्शन में आता है? वो आता है सेक्शन नंबर 16. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, एटलीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर द नोटिस ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन शैल बी रीच्ड एट द कंसर्न पर्सन्स. जो कंसर्न पर्सन्स होते हैं, जो चीफ इंस्पेक्टर माइंस, कंट्रोलर IBM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके पास जो नोटिस जाता है वो माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कितना दिन का पहले वो उनके पास पहुंचना चाहिए? तो आंसर विल बी 30 डेज. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच फॉर्म द नोटिस ऑफ माइनिंग ओपनिंग शैल बी गिवन एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 16. तो यहाँ पे पूछ रहा है जो नोटिस हम लोग माइनिंग ओपनिंग के लिए देंगे वो सेक्शन 16 के अनुसार कौन सा फॉर्म में हम लोग नोटिस देंगे? आंसर विल बी फॉर्म नंबर 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू हुम ए कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी गिवन. किसको हम लोग नोटिस का एक कॉपी भेजते हैं? यहीं पे आता है हम लोग का जो रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होते हैं. ठीक है. तो आंसर विल बी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अदर डॉक्यूमेंट शैल बी अकम्पनीड विद द नोटिस ऑफ द ओपनिंग. जो नोटिस हम लोग उनको भेजेंगे ओपनिंग करने का माइंस को, उनके साथ और कौन सा डॉक्यूमेंट जाता है? आंसर विल बी 2 डॉक्यूमेंट उनके साथ और जाता है. एक है जो कॉपी ऑफ सरफेस प्लान और कॉपी ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्म शैल बी अकम्पनीड बाय ए प्लान शोइंग व्हाट पर्टिकुलर्स. जो प्लान हम लोग उनको देंगे उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स रहता है, जो सरफेस प्लान हम लोग देते हैं? आंसर विल बी ए प्लान शोइंग माइन बाउंड्रीज, द शाफ्ट्स और द ओपनिंग ऑफ द माइन, ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर एंड अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर्स. ये सब उसमें मेंशन करके देते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, इफ द माइन बाउंड्री चेंजेस देन इन हाउ मेनी डेज ऑफ चेंजेस ए प्लान शोइंग न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड. अगर हम लोग का माइंस का बाउंड्री चेंज होता है तो कितने दिन के अंदर जो नया बाउंड्री हम लोग चेंज किए उसको अपडेट करके उनको प्लान देना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा? आंसर विल बी विद इन 7 डेज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन ए माइन हैज बीन ओपन्ड हु शैल कम्युनिकेट टू हुम अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग. पहले हम लोग बात कर रहे थे कि माइंस ओपन करने से पहले जो नोटिस देते हैं, तो अभी बात ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइंस आपका ओपन हो गया तो एक्चुअल डेट जो है, कौन सा डेट में माइंस ओपन हुआ, वो कौन किसको बताएगा? आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही बताएंगे. किसको? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए माइन हैज ऑलरेडी बीन ओपन्ड देन इन हाउ मेनी डेज द अबव मेंशन्ड प्लान शैल बी सबमिटेड. अगर हम लोग का माइंस ओपन हो गया तो कितने दिन के अंदर जो प्लान हम लोग बात किए थे, जो सरफेस प्लान हो गया या जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया, वो दोनों प्लान को हम लोग कितने दिन के अंदर
हम लोग को डिपॉजिट करना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा, माइंस ओपन होने के बाद, ठीक है, माइंस ओपन होने से पहले नहीं। आंसर विल बी ओपन होने के बाद जो सरफेस प्लान होता है, सरफेस प्लान होगा विद इन 60 डेज आपको देना पड़ेगा माइंस ओपनिंग का, और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है विद इन 1 ईयर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो हम लोग का रेगुलेशन नंबर 3, द नोटिस ऑफ द ओपनिंग। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 4, एनुअल रिटर्न्स। एनुअल रिटर्न जो हम लोग भरते हैं उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 11, हु शैल सबमिट द एनुअल रिटर्न्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर टू हुम इन व्हिच फॉर्म एंड व्हेन। 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है कि कौन एनुअल रिटर्न जो हम लोग सबमिट करते हैं एक साल का, वो कौन सबमिट करता है, किसको सबमिट करता है, कौन सा फॉर्म में सबमिट करता है और कब सबमिट करता है, ठीक है। आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर, यही तीनों ही सबमिट करेंगे जो एनुअल रिटर्न है। और किसके पास करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कौन सा फॉर्म में करते हैं? फॉर्म नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, ये याद रखना है। फॉर्म नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑन और बिफोर, कब तक करना है? 1 फरवरी ऑफ द एवरी ईयर। तो ये जो सेक्शन है इसको अगर थोड़ा मैं कंपेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, जो पर्टिकुलरली इसी टाइप का वीडियो हम मेटल फेरस माइंस के लिए बनाए, MMA 1961 के लिए बनाए थे, उसमें था कि ये 20 फरवरी था, लेकिन जो CMR 2017 है उसमें 1 फरवरी है, ठीक है। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए माइन इज अबंडन्ड और वर्किंग इज डिसकंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और इफ ए चेंज अकर्स इन द ओनरशिप ऑफ ए माइन देन व्हेन द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी एनुअल रिटर्न का ही है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम लोग कोई माइंस को अबंडन कर दिए या उसका जो वर्किंग है उसको डिसकंटिन्यू कर दिए मोर देन 60 डेज, 60 दिन से ज़्यादा हम लोग माइंस में काम नहीं किए या अबंडन कर दिए, या उसका ओनरशिप जो होता है माइंस का वो चेंज हो गया, तो एनुअल रिटर्न जो है वो कब तक हम लोग सबमिट करेंगे? आंसर विल बी, अगर हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं, अगर माइंस अभी एक्टिव है लेकिन हम लोग डिसकंटिन्यू कर दिए 60 दिन से ज़्यादा, तो हम लोग विद इन 90 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस हम लोग को देना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरा अबंडन कर दिए या चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया तो विद इन 30 डेज हम लोग को एनुअल रिटर्न भरना पड़ेगा। ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है डिसकंटिन्यूएंस और अबंडनमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 5, नोटिस ऑफ अबंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस। उसमें जो अबंडनमेंट था वो था एनुअल रिटर्न भरने के लिए, अभी है टोटल जो अबंडन करते हैं हम लोग उसके लिए नोटिस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन रखे हम, इफ इट इज इंटेंडेड टू डिसकंटिन्यू, मतलब इंटेंडेड मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपना माइंस का काम को डिसकंटिन्यू करूं। सो इफ इट इज इंटेंडेड टू डिसकंटिन्यू और टू अबंडन एनी माइंस मोर देन डैश, who shall give notice to whom before how many days, stating the reason of the discontinuous abandonment including the number of persons likely to be affected। तो अगर आप माइंस को इंटेंशनली डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं मोर देन हाउ मेनी डेज, तो कौन नोटिस देगा, किसको, और उसको ये भी बताएगा कि हम किस लिए डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या अबंडन कर रहे हैं और कितने लोग इसमें से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो आंसर विल बी मोर देन 60 डेज। तो पहला जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पे आएगा, अगर 60 डेज से ज़्यादा आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो वहाँ पे आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको, कौन देगा नोटिस? ओनर, एजेंट और मैनेजर ही देंगे। किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉट लेस देन 30 डेज, 30 दिन से पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, अगर कोई अंडरग्राउंड माइंस है जिसको आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या इंटेंट करें, आप चाहते हैं कि वहाँ पे अबंडन कर दे, जो मोर देन 60 डेज वो अबंडन होकर रहेगा या डिसकंटिन्यू होकर रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई बिल्डिंग से, स्ट्रक्चर से या प्रॉपर्टी ही जो ओनर को बिलोंग नहीं करता है, वो ओनर का नहीं है, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को नोटिस देके बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे है। वो भी होता है कि अबंडन करने से 30 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 14, when a mine or part thereof has been abandoned or working has been discontinued for a period of more than 60 days, then the owner, agent or manager shall give notice to Chief Inspector Mines, Regional Inspector Mines and District Magistrate in which form and within how many days। अगर आपका माइंस अबंडन हो गया या डिसकंटिन्यू हो गया 60 दिन से ज़्यादा, तो एजेंट, ओनर और मैनेजर देंगे नोटिस चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। वो तो हो गया। तो यहाँ पे है कि कौन सा फॉर्म में देंगे और कितना दिन के अंदर देंगे। तो आंसर विल बी फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल विद इन 7 डेज ऑफ अबंडनमेंट। अबंडन होने के बाद विद इन 7 डेज आपको फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस को या जो भी कंसर्न पर्सन से उनको नोटिस देना पड़ेगा। ओके,
अब चलते हैं रेगुलेशन नंबर 6, नोटिस ऑफ रीओपनिंग। मतलब माइंस डिसकंटिन्यू या अबंडन होने के बाद जो और एक बार ओपनिंग करते हैं उसको बोलते हैं रीओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इट इज इंटेंडेड टू रीओपन ए माइन, फिर से इंटेंडेड का वर्ड आया, मतलब हम लोग चाहते हैं कि और एक बार माइंस को ओपन करें आफ्टर अबंडनमेंट और डिसकंटिन्यूअस एक्सीडिंग 60 days, देन हु शैल गिव नोटिस टू हुम बिफोर हाउ मेनी डेज ऑफ द रीओपनिंग ऑफ द माइन। तो अगर आप फिर से खोलना चाह रहे हैं माइंस को, काम फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं जो 60 दिन से पहले या 60 दिन से ज़्यादा वो डिसकंटिन्यू होकर पड़ा हुआ है, तो कौन किसको नोटिस देगा, कितना दिन के पहले? आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर, यही तीनों ही देंगे नोटिस। किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। नॉट लेस देन 30 days, 30 दिन के बिफोर आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग अभी वर्क को रिज्यूम करने जा रहे हैं, मतलब और एक बार वहाँ पे काम करना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट द फॉर्म इन व्हिच द नोटिस ऑफ रीओपनिंग शैल बी गिवन। कौन सा फॉर्म में हम लोग नोटिस देंगे रीओपनिंग का? सेम फॉर्म नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। एक इंपोर्टेंट नोट, when a mine or part as aforesaid has been reopened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of reopening to chief inspector and regional inspector. रीओपनिंग होने के बाद जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होते हैं वो चीफ इंस्पेक्टर माइंस को और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को जो एक्चुअल डेट होता है रीओपनिंग का वो कम्युनिकेट करेंगे या उनको बताएंगे। रेगुलेशन नंबर 7, नोटिस ऑफ चेंज इन ओनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, मैनेजर एटसेट्रा। जो ये रेगुलेशन है, जो ओनरशिप अगर हम लोग का चेंज होता है माइंस का या अपॉइंटमेंट हम लोग करते हैं एजेंट और मैनेजर का, उसी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ए चेंज ऑकर्स इन द नेम ऑफ माइन और ओनरशिप ऑफ द माइन और चेंज इन द एड्रेस ऑफ द ओनर, देन हु शैल गिव नोटिस इन व्हिच फॉर्म टू हुम इन हाउ मेनी डेज। अगर कोई माइंस का नाम चेंज हुआ या एक माइंस का ओनरशिप चेंज हुआ, या उसका ओनर चेंज हो गया, या जो ओनर है उसका एड्रेस चेंज हुआ, तो अगर ऐसा कोई चेंजेस होता है तो कौन किसको नोटिस देगा, कितने दिन के अंदर? आंसर विल बी सेम, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही देंगे नोटिस। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म नंबर 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस विद इन 7 days ऑफ द चेंज। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपका चेंज होता है ओनरशिप या नाम चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है तो विद इन 7 days ऑफ चेंज आपको फॉर्म 1 में नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को। तो यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ओनर ऑफ ए माइन इज ए फार्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओनर होते हैं वो क्या है ना, एक फार्म हो सकता है, एक एसोसिएशन हो सकता है कुछ पर्सनस का, एक पब्लिक सेक्टर हो सकता है, एक प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कुछ पार्टनर्स रहते हैं, कुछ मेंबर्स रहते हैं जो मिलके एक फार्म, एक एसोसिएशन, एक कंपनी बना लेते हैं और एक माइंस का ओनर बन जाते हैं। अगर उसमें से अगर जो भी मेंबर्स उसमें रहते हैं जो मिलके एक फार्म या एसोसिएशन बना के कोई भी माइंस का ओनर बने हैं, उसमें से अगर कोई भी एक मेंबर या एक पार्टनर का चेंज होता है तो भी आपको वो नोटिस देना पड़ेगा विद इन 7 days टू रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और चीफ इंस्पेक्टर माइंस। ठीक है। तो ये आ गया जो ओनर चेंज होता है उसमें से। तो अभी और कुछ देख लेते हैं, अगर हम लोग ओनरशिप चेंज होता है तो बाकी और क्या क्या इफेक्ट या और क्या क्या चेंजेस आता है। और एक इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे, जैसे आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र हुआ मतलब आपका जो प्लान्स होता है माइंस का, जो सेक्शंस, रिपोर्ट्स, रजिस्टर होता है, उसको भी आपको विद इन 7 days आपको उनको हैंड ओवर कर देना है, जो दूसरा पार्टी है, जो नया पार्टी है। और जैसे ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो दोनों का ओनर, जो पुराने माइंस का ओनर है और जो नया माइंस का ओनर है, वो दोनों चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को डिटेल्स भेजेंगे कि हम लोग ये प्लान्स, ये रिपोर्ट दूसरा पार्टी को हैंडओवर कर दिए, और दूसरा पार्टी लिख के देगा कि मुझे सारा चीज़ हम लोग को मिल गया या मुझे हैंडओवर कर दिया गया। ठीक है, विद इन 7 days। और क्या है कि अगर हम लोग अपॉइंट करते हैं एजेंट, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, मतलब ये हो गया नया रिक्रूटमेंट। या कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई पर्सन काम कर रहा है, वो उसका जॉब टर्मिनेट हो गया, या कोई पर्सन रिजाइन कर दिया या छोड़ के चल गया, या जो एजेंट है या जो मैनेजर है उनका अगर एड्रेस चेंज हुआ, ठीक है, तो ये इनको भी आपको नोटिस में देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, इसके बारे में बताना पड़ेगा विद इन 7 days। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है,
अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हम लोग जो एजेंट अपॉइंट करते हैं या मैनेजर या जो भी कोई छोड़ता है, कोई रिजाइन करता है या कोई टर्मिनेट होता है, देन हु शैल गिव नोटिस टू हुम विद इन हाउ मेनी डेज इन व्हिच फॉर्म? सेम आंसर, द ओनर, एजेंट और मैनेजर ही देंगे नोटिस। किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को विद इन 7 डेज इन फॉर्म 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो फॉर्म 1 फर्स्ट शेड्यूल में कितना सारा काम एक साथ हो पा रहा है। कोई नया ज्वाइन किया, कोई छोड़ दिया, कोई एजेंट का जो मैनेजर है या एजेंट का एड्रेस चेंज हुआ, माइंस का ओपनिंग करना है, माइंस को अवेंडन करना है, माइंस को रीओपन करना है, ये सारा चीज़ एक ही फॉर्म में इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। हु शैल सबमिट ए स्टेटमेंट इन राइटिंग अबाउट द एजेंट टू हुम? मतलब कौन राइटिंग में एक स्टेटमेंट देगा एजेंट के बारे में कि कौन एजेंट है, या एजेंट अगर ये नहीं रहेगा तो कौन एजेंट रहेगा, और वो किसको देगा? आंसर विल बी द ओनर। यहाँ पे ओनर जो होता है, एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर। तो ओनर यहाँ पे लिख के देगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को कि कौन मेरा एजेंट है या कौन इसके बाद एजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट द अबव रिटन स्टेटमेंट कंटेंट? जो रिटन स्टेटमेंट यहाँ पे देगा एजेंट के बारे में, उसमें क्या क्या चीज रहता है? आंसर विल बी फर्स्ट, showing the names and designation of the every person authorized to act as an agent on behalf of the owner of a mine in respect of management, control, supervision and direction of the mines। एक हो गया मैनेजमेंट, एक हो गया कंट्रोल, एक हो गया सुपरविजन और एक हो गया डायरेक्शन, MCSD। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के देगा ओनर, चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, उसमें रहेगा जो एजेंट्स होते हैं उनका नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है, और मैंने जिसको ऑथराइज वो कर रहा है, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइंस में। सेकंड है कि जो पर्सन को यहाँ पे नाम और डेजिग्नेशन दे रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेंशन करेगा कि किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन हाउ मेनी डेज दैट स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड? जो स्टेटमेंट वो लिख के ओनर दे रहा है चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, वो कितना दिन के अंदर सबमिट करना पड़ता है? आंसर विल बी विद इन 30 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इफ एनी चेंजेस ऑकर with the name or other particulars of the aforesaid statement, then in how many days a report shall be submitted to chief inspector? जो स्टेटमेंट यहाँ पे ओनर दे रहा है चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, एजेंट के बारे में नाम, डेजिग्नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करके विद इन 30 डेज, अगर कुछ चेंजेस वहाँ पे होता है नाम में तो कितना दिन के अंदर उसको चीफ इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को बताना पड़ेगा? विद इन 7 डेज। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 8, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। जो डेंजरस ऑकरेंस होता है या जो एक्सीडेंट्स होता है उस नोटिस के बारे में ये रेगुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द इवेंट्स रेफर टुवर्ड्स डेंजरस ऑकरेंस? कौन सा इवेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं माइंस के में कि ये डेंजरस ऑकरेंस है? इसका आंसर बहुत सारा है। तो ये जो लिस्ट यहाँ पे दिया है उसके एक बार आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ मेंशन है। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो कौन सा कैटेगरी में आता है वो चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। बहुत सारा चीज़ है, एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर, फॉल फ्रॉम हाइट ऑफ एनी एक्सकावेशन, बस्टिंग इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, बहुत सारा चीज़ है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ डेंजरस ऑकरेंस में आता है। अब चलते हैं, मैं सिंपल चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो इंजुरीज और एक्सीडेंट्स होता है उसका कैटेगरीज, कि कौन सा इंजुरीज या एक्सीडेंट्स हम लोग बात करते हैं माइंस में। फर्स्ट क्या है? माइनर इंजुरी। तो माइनर इंजुरी होता है कि इसको कुछ चोट लग गया जो 72 आवर्स उसको एब्सेंट होना ना पड़े ड्यूटी में, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग माइनर इंजुरी। उसके बाद एक है रिपोर्टेबल इंजुरी, मतलब अगर कोई पर्सन को इंजुरी हुआ, अगर वो 72 आवर्स या उससे ज़्यादा वो एब्सेंट हो गया ड्यूटी में तो वो रिपोर्टेबल हो गया। उसके बाद हो गया सीरियस बॉडीली इंजुरी। तो सीरियस बॉडीली इंजुरी होता है जिसमें परमानेंट लॉस होता है बॉडी का कोई भी पार्ट, या आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, या आई साइड लॉस हो जाएगा, या कुछ फिजिकल आप इनकेपेबल हो गए, या आपका हाथ पैर में जॉइंट है, या बोन्स फ्रैक्चर होता है। तो ये सब चीज़ में ना सीरियस बॉडीली इंजुरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड हो गया और लास्ट हो गया फैटल या लॉस ऑफ लाइफ जिसमें होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ हो गया, एक है माइनर इंजुरी, एक है रिपोर्टेबल इंजुरी, एक है सीरियस बॉडीली इंजुरी और एक है फैटल या लॉस ऑफ लाइफ। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 24, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हु शैल गिव नोटिस टू हुम इन व्हिच फॉर्म विद इन हाउ मच टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे है कि कोई अगर एक्सीडेंट हो गया तो कौन नोटिस देगा, किसको देगा और कितने टाइम के अंदर देगा और कौन सा फॉर्म में देगा। आंसर विल बी द ओनर, एजेंट और मैनेजर यही देंगे नोटिस। ठीक है, किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपेंसेशन। ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे ऐड हुआ है क्योंकि एमएमआर में हम लोग देखेंगे वहाँ पे सिंपल है, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। लेकिन जो CMR 2017 में जो अपडेट हुआ है उसमें ये चीज़ भी ऐड कर दिया गया। तो अच्छा चीज़ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपेंसेशन, मतलब हम लोग इन लोग को तो रिपोर्ट देना ही है, लेकिन जो अथॉरिटी होता है, जो एक्सीडेंट होने के बाद अगर कुछ कंपेंसेशन का बात उठता है तो वहाँ पे कंपेंसेट करने के लिए जो अथॉरिटी है उनको भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्म में? वो सेम है जो एमएमआर में है, वो फॉर्म है फॉर्म 4A ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, अब चलते हैं एक नोट में। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, ओनर, एजेंट और मैनेजर्स आर इन्फॉर्म रीजनल इंस्पेक्टर बाय टेलीफोन और टेलीग्राम और ईमेल और फैक्स और बाय स्पेशल मैसेंजर। 24 आवर के अंदर आपको देना पड़ेगा नोटिस, लेकिन जैसे ही आपको एक्सीडेंट होता है इमीडिएटली आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को बताना पड़ेगा, टेलीफोन के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा या ईमेल के द्वारा भी बोल सकते हैं या फैक्स के द्वारा बोल सकते हैं या कोई स्पेशल मैसेंजर भी भेज के उसको बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच नोटिस इज सेंड बाय ईमेल इट शैल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय ए फैक्स और लेटर। अगर आप ईमेल में भेजते हैं इस एक्सीडेंट के बारे में इमीडिएटली जो उसको इन्फॉर्मेशन, तो इनमें ईमेल के तुरंत बाद आपको एक फैक्स वहाँ पे भेजना पड़ेगा। ठीक है, खाली ईमेल से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी डेज द कॉपी ऑफ सच नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी पोस्टेड ऑन ए स्पेशल नोटिस बोर्ड। जो एक्सीडेंट कभी होता है माइंस में तो उसको एक नोटिस बोर्ड में हम लोग को लगा के दिखाना पड़ता है सबको कि यहाँ पे ऐसा आगे एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कितना दिन रहता है नोटिस बोर्ड में? वो रहता है 14 दिन, 14 डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, when an accident causing loss of life or serious bodily injury occurs in or about a mine in connection with the electrical energy generation, storage, transmission, supply। अगर आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को लेके कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ लॉस ऑफ लाइफ होता है या सीरियस बॉडीली इंजरी होता है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आपको देना तो है ही। उसके बाद और एक जन को देना पड़ेगा, वो होते हैं इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल। इनको आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कुछ होता है, बाय ईमेल या टेलीग्राम या स्पेशल मैसेंजर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, if the death results from any injury already reported as serious bodily injury or if an injury other than the serious bodily injury becomes serious, then who shall give notice to whom within how much time period। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप पहले से रिपोर्ट आप दिए हैं कि किसी को सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है या कोई रिपोर्टेबल इंजरी है जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है आइदर सीरियसली बॉडी इंजरी या कहीं लॉस ऑफ लाइफ होता है, तो कितने टाइम के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा? तो ओनर, एजेंट, मैनेजर ही देंगे नोटिस। ठीक है, और किसको देंगे? चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपेंसेशन एंड इंस्पेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड कुछ होता है विद इन 24 आवर्स। अगर कभी कन्वर्ट होता है, रिपोर्टेबल हो गया सीरियस बॉडीली इंजरी या सीरियस बॉडीली इंजरी हो गया फैटल, तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी पर्सन किल्ड और इंजर्ड एज अबव, हु शैल सेंड टू हुम द पर्टिकुलर्स इन व्हिच फॉर्म्स विद इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी का फैटल हो जाता है या इंजरी होता है, तो कौन किसको देगा पर्टिकुलर्स, मतलब जो पर्सन के है उसके बारे में सारा पर्टिकुलर्स लिख के कौन सा फॉर्म में किसको देगा, कितना दिन के अंदर। तो आंसर विल बी सेम है, द ओनर, एजेंट और मैनेजर है वही देंगे इसका पर्टिकुलर्स लिख के। तो कौन सा फॉर्म में देंगे? फॉर्म हो गया 4B। 4B ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो फॉर्म है उसमें विद इन 7 डेज चीफ इंस्पेक्टर जो माइंस है उसको देना पड़ेगा उसका सारा पर्टिकुलर्स, उसका घर नाम क्या है, उसका घर कौन सा है, उसका एड्रेस, उसका एज, उसका जो भी उसका पर्टिकुलर्स है। और एक फॉर्म है उसका नाम है फॉर्म 4C। वो क्या है कि अगर कोई पर्सन जो रिपोर्टेबल इंजरी है वो फिर से आके ज्वाइन करता है ड्यूटी में, तो विद इन 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग
आपको 4C में भर के देना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर को माइंस को। अब चलते हैं तो लास्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वीडियो, नोटिस ऑफ द डिजीज। जो डिजीज है, जो नोटिफाइड डिजीज है, नोटिफाइड मतलब जो गैजेट ऑफ नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट में, उसमें कुछ डिजीज का नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग नोटिफाइड डिजीजेस। उसके ऊपर मेरा एक एक्सप्रेसिव वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं, आई लिंक में आपको मिल जाएगा। तो उसके नोटिस के बारे में बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट द सेक्शन रिलेटेड टू नोटिफाइड डिजीज। जो नोटिफाइड डिजीज हम लोग का 1952 माइंस एक्ट में दिया है, उसका कौन सा सेक्शन है? आंसर विल बी सेक्शन 25। ओके, देन question number 30, the last question of this video, where any person employed in a mine contracts any disease notified by the central government in the official gazette, who shall send notice to whom within how many days in which form? अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज होता है जो नोटिफाइड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कौन किसको नोटिस देगा, कितने दिन के अंदर, कौन सा फॉर्म में? 4 क्वेश्चन है। आंसर विल बी सेम है कि आप हम लोग का जो ओनर, एजेंट और मैनेजर है वही देंगे नोटिस। कितने दिन के अंदर? जितना डिजीज जैसे ही पता लगता है तो विद इन 3 डेज आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपेंसेशन एंड इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल है उनको भी ये नोटिस देना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म में? फॉर्म V ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें ये वीडियो में कितना फॉर्म है। फॉर्म 1, फॉर्म 3, फॉर्म 4B, फॉर्म 4C एंड फॉर्म V। ठीक है, फॉर्म 1 में मैक्सिमम हम लोग का कवर हो जा रहा है। फॉर्म 3 हो गया आपका एनुअल रिटर्न का, फॉर्म 4B 4C हो गया एक्सीडेंट रिलेटेड, और फॉर्म 4V जो फॉर्म V हो गया आपका डिजीज रिलेटेड। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया टोटल हम लोग का रेगुलेशन नंबर 3 टू रेगुलेशन नंबर 9 जो रिटर्न्स, नोटिसेस एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर है। तो फ्रेंड्स ये हो गया चैप्टर 2 और जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन अनदर वीडियो विथ अनदर चैप्टर। थैंक यू।